तो कल हम लोगों ने कैश क्रेडिट अकाउंट पढ़ा था ना, कैश क्रेडिट अकाउंट। इसकी प्रक्रिया पढ़ी थी कि नहीं? ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया पढ़ा था कि नहीं? स्टेप 1 पढ़ा था डिटेल में, ठीक है। तो इसका जो है रिवीजन कर लेंगे। ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया। तो स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या देखा था? स्टेप 1 क्या था? हाँ, अगर कोई संस्था ऋण लेती है तो सबसे पहले क्या करेगी? आवेदन करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आवेदन, ठीक है। इसको डिटेल में कल पढ़ ही लिया था। इसके बाद में अच्छा, आवेदन जैसे कोई संस्था करती है ऋण लेने के लिए, तो फिर बैंक उसके लिए क्या करता है? परीक्षण करता है, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन मतलब वो साख का परीक्षण करेगा कि इनकी रेपुटेशन जो है अच्छी है कि नहीं, क्रेडिट अच्छा है कि नहीं, रेटिंग अच्छी है कि नहीं। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप पर आते हैं, और सेकंड स्टेप क्या होता है? वो अनुमोदन। अनुमोदन, अप्रूवल, अप्रूवल। फिर स्टेप थर्ड में क्या? स्टेप थर्ड में बताइए, आवंटन, ठीक है। आवंटन, ऋण का आवंटन, सैंक्शन। और स्टेप 4 में क्या बताया था? वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें कल बता दी थी, आज इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। होता क्या है? आवेदन की प्रक्रिया को तो आपने समझ लिया था, आवेदन के साथ साथ साख परीक्षण ये भी देख लिया था। साख परीक्षण में भी आंतरिक साख परीक्षण और बाह्य साख परीक्षण या स्वतंत्र साख परीक्षण, ये सब समझ लिया था। अब बात कर लेंगे अनुमोदन की, अप्रूवल की, ठीक है। जैसे अगर बात करें, कल हमने साख परीक्षण में एक देखा था बाह्य स्वतंत्र साख परीक्षण। तो इसका मतलब क्या था? बाह्य स्वतंत्र साख परीक्षण का आंतरिक का तो क्लियर था कि यदि किसी कोई बैंक जो है ऋण आवेदक का साख परीक्षण करता है तो वो आंतरिक साख परीक्षण हो जाएगा। मगर बाह्य साख परीक्षण में क्या था? यदि कोई स्वतंत्र संस्था जो कि ना तो बैंक के संपर्क में हो, पक्ष में हो, न ही ऋण लेने वाले के पक्ष में, ऋण आवेदक के पक्ष में, अगर वो साख परीक्षण करती है तो वो क्या होगा? बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण। और एक कॉमन सेंस लगा के देखिए, जहां पर बाह्य स्वतंत्र साख परीक्षण होता है तो वहां पे ये चांस है कि नहीं पूरे कि ऋण आवेदक हो सकता है कि उस साख परीक्षण करने वाले संस्था को कुछ पैसे का लालच दे दे और अपनी साख को अच्छी दिखा दे। हो सकता है कि नहीं? वो बैंक तो उसी आधार पे चलेगा कि आपने साख परीक्षण किया और हमको साख परीक्षण करके दिया, ओके था तो उस पे हमने ऋण दे दिया। तो ऐसे में क्या है? फ्रॉड होने का खतरा रहता है कि नहीं? फ्रॉड होने का खतरा रहेगा कि नहीं? भाई अगर एक बैंक से ले लेगा तो चलो वो भी झेल लेगा एक बैंक। हो सकता है कि कंसोर्टियम करके एक से अधिक बैंकों को अपने साथ ले ले, या एक से अधिक बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया को करे ऋण आवेदक, कि एक बैंक से जो है काम नहीं चल रहा, कम से कम 8, 10, 20, 30 इतने बैंकों से
लोन ले ले, और साख परीक्षण के नाम पे वो बाह्य ये स्वतंत्र साख परीक्षण कराए, कुछ पैसे लालच कर दे करके अपनी साख को अच्छा बेहतर दिखा दे, तो ऐसे में क्या है, लोन तो मिल ही जाएगा उसको, मगर हो सकता है कि उसकी इंटेंशन कुछ और हो, उस पैसे को सही जगह ना लगा के कहीं और लगा दे, तो ऐसे में क्या है, घोटाला सामने आएगा, बैंक फ्रॉड होगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं कि कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं कि बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण कराने के, इन संस्थाओं से मिलके दबाव डलवाने के। ठीक है, खैर वो मुद्दा अलग है, हम आज उसको स्टडी करने वाले थे कि जो बैंक फ्रॉड हुआ है एबीवी शिपयार्ड, उस पर बात करने वाले थे, मगर मुझे लगा कि पहले जो है इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे। ठीक है, तब उसके बाद कल की क्लास में वो अकेला जो है टॉपिक रहेगा हमारा, उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एबीवी शिपयार्ड या किसी भी घोटाले को समझने से पहले कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी टॉपिक की, तब जाके समझोगे कि हाँ ये चीज प्रक्रिया होती है। ऐसे नहीं समझना हमें कि जो बता दिया कि खबरों में ये आया है उसने बताया ऐसे बताया, नहीं, पूरा स्टडी करना है, आखिर हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या क्या दुष्प्रभाव हुए, बैंकों पर क्या असर होगा, देश पर क्या असर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे, तो वो कल की क्लास में करेंगे। उससे पहले ये है कि इन प्रक्रियाओं को ठीक से समझ लेना है। तो स्टेप फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया था कल, दूसरा क्या था, अनुमोदन, अप्रूवल। ठीक है, अनुमोदन या अप्रूवल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जान लेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो रेटिंग देने वाले, जो क्रेडिट रेटिंग देने वाले, सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं हैं, तो वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसको देख लेंगे। मतलब इंडिया की बात ही नहीं करेंगे, इंडिया से बाहर वाली संस्थाओं की बात कर लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण के आधार पर सर्टिफिकेट देती हैं, प्रमाण पत्र देती हैं, तो उन संस्थाओं की बात कर लेंगे। ये तो जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है, उनकी बात कर लेंगे। तो क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट देने वाली संस्था है, रेटिंग क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था है। हिंदी में आप साख अंक प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाएं लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करती हैं। तो एक तो है इसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरी है मूडीज, मूडीज का नाम सुना कि नहीं है आप लोगों ने?
कि मूडीज ने इस संस्था को इतनी अंक ग्रेड दिया, इतने अंक किया ग्रेड दिया। फिच का नाम सुना कि नहीं? फिच, फिच नहीं बेटा, फिच। दरअसल आप लोगों को वास्ता ही नहीं पड़ा ना अर्थशास्त्र से, तो जिस हाँ जो आपसे बेरुख हो गया तो उस गलियों में जाने से क्या फायदा। उधर आप फिर गए नहीं कि छोड़ो, चाहे मूडीज हो चाहे फिच हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ठीक है, मूडीज जो है वो अमेरिका की संस्था है, और फिच की बात करें तो इसकी अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। फेबुलस फेबुलस, I for intelligent, fabulous, intelligent, T for truthful, C for cheerful, H for heartening। कुल मिला के तारीफें हो रही कि नहीं? हाँ, तो बस वही चीज है। Fabulous, intelligent, truthful, cheerful, heartening, heartening। ये फुल फॉर्म है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये जारी करती हैं क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक आप लोग बताते रहना आगे क्या। हाँ, दूसरा है घरेलू संस्थाएं। तो एक तो ये हो गई, दूसरा बात कर लेंगे घरेलू संस्थाएं। घरेलू संस्थाएं जो क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करती हैं। तो क्रिसिल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक है इसमें क्रिसिल। फुल फॉर्म क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया। सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरी है ICRA, ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। अब जब ऐसे मामले सामने आप देखो कि ऐसी संस्थाएं होंगी कि जो साख प्रमाण पत्र जारी करती हैं, साख अंक या ग्रेड प्रमाण पत्र जारी करती हैं, क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करती हैं, तो इनसे तो आसान है अपने साख परीक्षण कराना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको थोड़ा सा पैसे का लालच दीजिए, कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स का काम कितना टफ होता है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में अगर काम कराना हो तो लोग कम समय में और जल्दी से हो जाए, आसान तरीका हो, आसान रास्ता हो, तो उसके लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो चाहे भ्रष्टाचार को क्यों ना बढ़ावा देता हो। तो यही चीजें होती है कि इन अगर संस्थाओं के द्वारा अगर हम बात करें सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो कराना भी आसान रहता है, तो इससे कहीं ना कहीं आगे चल के ये संभावना रहती है कि बैंक फ्रॉड होने का पूरा खतरा सामने आ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि ये होता भी क्या है, अगर एक मामूली सा किसान, एक छोटा आदमी जिसको नीड अगर है बहुत कम पैसे की, 1 लाख के अंदर पैसे की अगर उसको नीड है, तो जो बैंक भी अगर उसका रेटिंग एग्जामिनेशन कराएगी, क्रेडिट एग्जामिनेशन कराएगी, तो वो खुद ही कर लेती है बैंक। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक छोटा सा व्यक्ति, एक किसान है, उसको 1 लाख के अंदर की अगर ऋण की आवश्यकता है तो उसकी जांच कर रही है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था या घरेलू संस्था, वो तो नहीं कर रही है। बैंक खुद जाता है, पूरा परीक्षण करता है, वो सामाजिक परीक्षण भी करता है और वो कारोबारी परीक्षण भी करता है। तो जहां पे चांसेस नहीं है तो क्या किसान वो भ्रष्टाचार करेगा 1 लाख 2 लाख का? वो तो वैसे ही डरा हुआ होता है कि कहीं ऐसे प्रक्रिया ना हो कि मेरे खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो जाए और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए, वो तो वैसे ही डरा हुआ होता है। आखिर यहां तक हिम्मत किनकी पहुंचती है? यहां तक हिम्मत उनकी पहुंचेगी ना कि जो धनाढ्य हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, जिनको नीड है, जिनका खेल ही सारा पैसे का है। बल्कि वो साख परीक्षण के लिए वो तो पहले से ही एडवांस रहते हैं कि साख परीक्षण के लिए हम हमेशा तैयार हैं, आप कीजिए तो साख परीक्षण, भेजिए संस्था को। और बैंक भी कहते हैं कि कहाँ कहाँ इनके लिए कितने बड़े चैनल होंगे, कहाँ कहाँ चेक करेंगे, तो क्यों ना इन सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं से इनका साख परीक्षण कराया जाए। और वही होता है आगे चल के कहीं ना कहीं फिर बड़े बड़े बैंक घोटाले सामने आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे। कई ऐसे मामले देखे गए हैं
जब स्वतंत्र या बाह्य साख परीक्षण, जब स्वतंत्र या बाह्य साख परीक्षण करने वाली संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र के दबाव के कारण, जारी प्रमाण पत्र के दबाव के कारण आंतरिक साख परीक्षण की गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो जाती है। ये तो सामान्य बात है। अगर किसी बैंक ने जो है किसी ऋण आवेदक का साख परीक्षण किया और उसने देखा कि यहाँ कुछ खामियां नजर आ रही हैं और वहीं जो है बाह्य या स्वतंत्र साख परीक्षण करने वाले संस्थाओं ने उसको A++ ग्रेड दे दिया। इसमें ग्रेड मिलते हैं कि सर्वोत्तम विश्वसनीयता वालों को यहां लिख देते हैं कि ग्रेड A++ में हो तो वो मानी जाएगी सर्वोत्तम विश्वसनीयता। तो बाह्य और स्वतंत्र साख परीक्षण करने वाली संस्था अपने सर्टिफिकेट में किसी संस्था को जो है ऋण आवेदक को AA+ सर्टिफिकेट ए ग्रेड दे देती है और वहीं अगर आंतरिक साख परीक्षण में 19-20 दिखाए कि हाँ कुछ खामियां हैं तो बात मानी जाए कि नहीं। हो सकता है कि आपने ठीक से मापदंड नहीं किया हो या मेजर नहीं किया है, मगर जो ये संस्था है ये तो इनका काम ही सर्टिफिकेट तो जारी करना, इनका काम ही जो है साख परीक्षण करना है। तो वैल्यू कहीं ना कहीं फिर वो इन स्वतंत्र या बाह्य साख परीक्षण करने वाली संस्थाओं की ज्यादा मानी जाती है। वो चल जाता है कि चलो ठीक है कुछ चीजें हमसे छूट गई होंगी, बाकी इनको तो पूरी जानकारी है। तो यही चीज होता है कि जब अगर किसी ऋण आवेदक का साख परीक्षण अगर वो बाह्य या स्वतंत्र संस्था करती है तो उसमें जो आंतरिक साख परीक्षण है उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं दुष्प्रभावित होती है या कम होती है। ठीक है, तो ये समझ लिया कि क्रेडिट रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और घरेलू संस्थाएं कौन कौन सी हैं। ये तो पहले पता होगा कैसे कैसे जारी करती हैं। नहीं, उस पर नहीं करते, उससे मतलब ही नहीं है। अर्थव्यवस्था कैसी है, उसमें वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, सकल घरेलू आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, उसका मतलब ही नहीं है इस चीज में। ठीक है, ये तो वो अलग चीज है। वो रिपोर्ट जो देता है वो अलग चीज है, उस पर कल डिस्कस करेंगे। वो बहुत लंबा टॉपिक है। जब बता रहे कि रिपोर्ट जो आई थी वो ग्रेड जो दिए थे, तो बैंकों के ग्रेड भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो अगर घाटे में जाने के बावजूद भी अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों के आधार पर ऊपर उठ जाती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो घाटे में होने के बावजूद ऐसी स्थिति में नहीं होती कि वो अपने दम पर, अपने सोर्सेज के दम पर ऊपर उठ जाए। ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं? हाँ, कमजोर और उग्र बीमार संस्थाएं जो हैं, ठीक है, तो जो चाहे वो फिर बैंक हो, जैसे बैंक घोटाला हुआ है तो उन पर तो प्रभाव पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। तो कुछ ऐसी होंगी कि जो अपने दम पे उठ गई होंगी बैंक के, कुछ ऐसी होंगी जिनको सहायता चाहिए होगी। ठीक है, तो उनकी भी तो ग्रेडिंग होती है, उनको भी तो अंक दिए जाते हैं।
तो वो अलग चीज है मूडीज का, कि वो किस तरह, कोई ये मूडीज ये जारी नहीं करती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था इतने है या इतने प्रति व्यक्ति आय है, वो चीज नहीं निर्धारित करती है। ठीक है, ये तो सिर्फ जो है साख परीक्षण सर्टिफिकेट जारी करने का काम करती है। इतना हो गया बेटा। अब देख लेंगे अनुमोदन। स्टेप 2 अनुमोदन। जरा सोच के बताओ अनुमोदन किसको कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करोगे? अनुमोदन, अप्रूवल। स्टेप 2 में हम पढ़ रहे थे अनुमोदन, अप्रूवल। ठीक है, तो अप्रूवल को कैसे डिफाइन करोगे? भाई जो ऋण आवेदक है और ऋणदाता है, ऋणदाता मतलब वो बैंक, तो ऋण आवेदक और ऋणदाता के बीच में बनने वाली सैद्धांतिक सहमति, ये तो अप्रूवल होगा कि हाँ हम आपकी बात से संतुष्ट हो गए हैं, हमने आपका साख परीक्षण कर दिया, स्टेप 1 पूरा फॉलो कर लिया है, आप हमारे ऋण लेने की योजना पे जो है या पूरी शर्तों को आपने लागू किया, फॉलो किया, पूरी शर्तों पे खरे उतरे, तो आप ऋण योग्य हो। और ऋणदाता ने ओके कह दिया उसको, ऐसे ही सारी फॉर्मेलिटी जो ऋण आवेदक है उसने भी की, उसने भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फॉर्मेलिटीज की पूरी, तो दोनों में क्या हो गया? एक सैद्धांतिक समझौता हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे अनुमोदन की प्रक्रिया क्या है, तो ऋण आवेदक और ऋणदाताओं के बीच ऋण आवेदक एवं ऋणदाता, ऋणदाता मतलब बैंक, तो ऋण आवेदक और ऋणदाता के बीच क्या हो? सैद्धांतिक सहमति। ऋण आवेदक एवं ऋणदाताओं के बीच सैद्धांतिक सहमति। सैद्धांतिक सहमति वो मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो हो गए हैं, रेटिंग भी अच्छी है, सारे परीक्षण कर लिए हैं, एग्जामिनेशन हो गए हैं, हर जगह खरे उतरे हैं, तो ये क्या हो गया? एक सैद्धांतिक सहमति होगी कि ठीक है आप ऋण के योग्य हो। तो इसको बोलेंगे ऋण का अनुमोदन, कि ठीक है आप ऋण योग्य हो और आपका ऋण जो है अप्रूवल किया जाता है। तो इसमें लिख लेंगे ऋण आवेदक और बैंक के बीच, ऋण आवेदक और बैंक के बीच सैद्धांतिक सहमति को ऋण का अनुमोदन कहते हैं, ऋण का अनुमोदन कहते हैं। अभी क्या हुआ? स्टेप 2 भी पूरा हो गया। अब आता है स्टेप 3।
और स्टेप थर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवंटन, सैंक्शन, ऋण का आवंटन। सैंक्शन। स्टेप थर्ड, अब इस प्रक्रिया में क्या करेगा? आवंटन की प्रक्रिया में बैंक जो है, जो ऋण आवेदक है उसका खाता खोल देगा। ठीक है, बैंक में खाता खोलेगा कि नहीं? अब पैसा ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने जो है 300-400 करोड़ रुपए का लोन लिया और कल बोरी लेके आना और बोरे में भर भर के लेके जाना, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, कि जो है अपना ट्रक बोरे लेके आना, उसमें भर भर के लेके जाना और चिल्लर है, तब तो क्या होगा? तो और दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तो ऐसा नहीं है ना, खाता तो खोलना पड़ेगा। तो आवंटन की प्रक्रिया में बैंक क्या है? सबसे पहले उस ऋण आवेदक का खाता खोलता है। ठीक है, बैंक ने ऋण आवेदक का खाता खोला। पहला क्या है कि बैंक ने ऋण आवेदक का खाता खोला, खोला या खोल दिया। इसमें दूसरा स्टेप क्या है? फिर उस खाते में क्या है? ऋण की राशि डाल दी गई। खाते में ऋण राशि डाल दी गई। पहले से उसका खाता नहीं था। खाता हो उससे क्या मतलब है? लोन का तो खुलेगा ना। हाँ भाई, इतने बड़े अमाउंट पर ऐसी बात नहीं है कि लोन का अलग खुलेगा उसमें भी मिल जाता लोन, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मान लीजिए अगर नहीं है खाता, तब अगर खाता है तो ठीक है, नहीं है तो तब तो प्रक्रिया समझना पड़ेगा ना। और जब खाता खुलेगा तो इसके साथ साथ क्या होगा? ऋण आवेदक को चेकबुक भी मिलेगा। ठीक है, एटीएम कार्ड नहीं। आवेदक को चेकबुक और एटीएम कार्ड, और एटीएम कार्ड का पासवर्ड मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। पासवर्ड, तो बिना पासवर्ड को क्या करेगा एटीएम लेके? और जब पासवर्ड आ जाएगा, एटीएम कार्ड आ जाएगा, चेकबुक आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? ऋण आवेदक उस ऋण का उपभोग करेगा कि नहीं? और फिर जो है मौजा ही मौजा हो गई है उसकी। और फिर चलो सिंगापुर। ठीक है, कुछ कह रहे हैं सिंगापुर ही क्यों? बेटा सिंगापुर में ही है वो, नहीं जिसने 23,000 अंदर किए हैं। ऋण आवेदक को ऋण उपभोग का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, बेटा अगर उधर से नहीं दिख रहा हो पीछे से तो हम इधर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आवंटन की प्रक्रिया को समझा? इसमें क्या होता है कि पहले जो है बैंक ऋण आवेदक का खाता खोलता है। ठीक है, और जिसके बाद खाता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा के खाते में फिर वो ऋण राशि डाल दी जाती है और फिर ऋण आवेदक को चेकबुक मिल जाएगा, एटीएम कार्ड मिल जाएगा, जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी चीजें मिलती हैं
वो सारी मिल जाएंगी, एटीएम कार्ड मिल जाएगा और उसका पासवर्ड मिल जाएगा। और जब आपके पास चेकबुक, एटीएम कार्ड, पासवर्ड आ जाएगा तो फिर उसका यूज करोगे कि नहीं? जो पैसा है उसका यूज करोगे कि नहीं? तो फिर ऋण आवेदक क्या है? उस ऋण राशि का उपभोग करता है। ठीक है, ये हो गया स्टेप थर्ड। अब स्टेप 4 क्या है? वितरण ना, डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहेंगे बचा क्या? अब आप कहोगे कि ऋण का उसने उपभोग तो कर ही लिया, तो बचा क्या फिर? है नहीं? तो बेटा ये जो ऋण आवेदक को ऋण उपभोग का अधिकार दिया गया, यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 4 वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे? ऋण आवेदक द्वारा ऋण राशि के उपभोग को क्या बोलते हैं? ऋण का वितरण। ऋण का वितरण या संवितरण भी कहते हैं। ऋण का वितरण या संवितरण भी कहते हैं। डिसबर्समेंट, संवितरण इंग्लिश में जो है डिसबर्समेंट, वितरण वो डिस्ट्रीब्यूशन। तो सारे स्टेप क्लियर हुए कि नहीं? स्टेप फर्स्ट में क्या था? आवेदन। ऋण आवेदक क्या है? एक आवेदन कर रहा था और जिसमें निवेश प्रस्ताव भी दे रहा था कि हमें इतने रुपए की जरूरत है, इतना निवेश चाहिए। और वहीं बैंक ने कहा ठीक है, पहले हम जो है क्रेडिट या रेटिंग एग्जामिनेशन करेंगे, साख परीक्षण करेंगे। तो बैंक ने आंतरिक साख परीक्षण किया और हो सकता है कि बैंक ने कहा कि नहीं, आप जो है साख परीक्षण जारी करने वाली, साख परीक्षण सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाओं द्वारा आपका साख परीक्षण हो जाएगा, करवा लीजिए। नहीं तो हो सकता है कि बाह्य स्वतंत्र साख परीक्षण हो गया। तो कुल मिला के सारे साख परीक्षण करने के बाद एक पूरा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में स्टेप 2 में आते हैं। और स्टेप 2 क्या था हमारा? अनुमोदन। ठीक है, अनुमोदन में क्या था कि अब बैंक और ऋण आवेदक के बीच, वो ऋणदाता और ऋण आवेदक के बीच क्या हो गया? एक सैद्धांतिक समझौता हो गया कि ठीक है, आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में एकदम खरे उतरे, आप ऋण योग्य हो। तो ऋण का अनुमोदन हो गया। और स्टेप 3 में क्या था? आवंटन, सैंक्शन। इस आवंटन की प्रक्रिया में क्या है? अब बैंक ने कहा कि ठीक है, अब आपका खाता हम बैंक में खोल देते हैं। खाता खोल दिया, उसमें पैसा डाल दिया और ऋण आवेदक को एटीएम, चेकबुक और एटीएम का पासवर्ड दे दिया। कहने का मतलब ये है कि वो ऋण आवेदक को ऋण के उपभोग करने का अधिकार मिल गया। और यही जब वो ऋण का उपभोग करेगा तो वो प्रक्रिया में आ जाएगा 4th में, स्टेप 4 में, मतलब वितरण में। ऋण आवेदक द्वारा ऋण राशि के उपभोग का, ऋण राशि का उपभोग किया गया। ठीक है, तो वो क्या होगा? ऋण का वितरण या संवितरण। क्लियर है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप अब लिख लेंगे। इसमें कहां तक लिख लिया था आपने? अनुमोदन तक लिखा था कि नहीं? अब लिख लीजिए आवंटन। आवंटन, कॉपी भर गई बेटा?
ये छूट गया पेज, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो जाता है, छूट जाता है। तो इस जगह बीच में पेज अगर छूट जाता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको चिपका देंगे ना। किसके चीज को? हाँ, इसमें ये कि आपको जो है इसमें क्वेश्चन लिखोगे और फिर इतने ही पेज फाड़ के जमा कर दोगे ऑफिस में, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन 2 पेज में आ ही जाएगा। इसका अब ये है कि बेटा करंट अफेयर से भी जोड़ सकते हैं, कुछ चीजें मिली हैं, नई चीजें कुछ छूट गई हो, ठीक है। कहीं से आपको, आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं से कुछ चीज नहीं मिली सीखने को, जानकारी मिली नहीं, उसको लिख लिया, ठीक है। फाड़ना है, चिपकाना नहीं है, ठीक है। ये ड्राइंग नहीं बनानी है, क्या सब पूरे पे लिख दिया आईएएस श्री चिंटू सिंह, आईएएस श्रीमती पिंकी देवी, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है। तो लिख लीजिए आवंटन, आवंटन। बैंक ने ऋण आवेदक के नाम से, बैंक ने ऋण आवेदक के नाम से खाता खोल दिया, उसमें ऋण की राशि डाल दी, उसमें ऋण की राशि डाल दी, ऋण आवेदक को चेकबुक, एटीएम कार्ड, पासवर्ड, प्रदान किया गया। तथा ऋण राशि के उपभोग का अधिकार भी दे दिया, तथा ऋण राशि के उपभोग का अधिकार भी दे दिया। अब बात कर लेंगे बेटा स्टेप 4 में वितरण के बारे में लिख लेंगे, लिख लीजिए। ऋण आवेदक द्वारा ऋण आवेदक द्वारा ऋण राशि के उपभोग को ऋण राशि के उपभोग को ऋण का वितरण या संवितरण कहते हैं। ऋण का वितरण या संवितरण कहते हैं। अब क्या है, आखिर ये स्टेप अलग अलग क्यों बताएं, इनकी वजह। मान लीजिए कि ऋण जो है अप्रूवल हुआ, आपने मांगा ऋण 50 लाख का, ठीक है, और बैंक ने कहा कि नहीं 50 नहीं मिल पाएगा, आपके साख परीक्षण को करने के बाद हमने आपकी साख परीक्षण के आधार पर आपको हम 40 लाख का ऋण दे सकते हैं, ठीक है। भाई आपने मांगा 50 लाख का, और साख परीक्षण के बाद भी तो वैल्यू निकलेगी ना आपकी। तो बैंक ने कहा कि नहीं, हम जो अप्रूवल करेंगे वो मान लीजिए 40 लाख पर करेंगे। तो एग्जांपल से समझ लेंगे थोड़ा, ठीक है, यही देख लेंगे छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं। अप्रूवल मान लीजिए आपने मांगा जो है, अप्लाई किया 50 लाख के लिए,
फिर साख परीक्षण एग्जामिनेशन के बारे में ये बैंक ने कहा कि नहीं, हम जो है आपको 50 तो नहीं दे पाएंगे, आपका जो ग्रेड देखते हुए हम आपको 40 लाख दे देंगे, 40 लाख। तो कहा चलो ठीक है भाई, 40 लाख ही दे दो, 40 लाख में ही काम चलाएंगे। और जब बात आई फिर सैंक्शन की, मैनेजर साहब के पास बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं यार 40 ना दो, थोड़ा जो है रोक लीजिए। तो जब स्टेप 3 में हम आए सैंक्शन में, तो वहां पे पता चला कि सिर्फ जो है 20 लाख जारी होगा, पैसा तो 20 लाख मिलेगा। तो क्या ये तो बहुत कम करते जा रहे हैं। नहीं कह रहे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल 20 लाख में काम चलाइए, नहीं बाकी देख लेंगे फिर। तो कहा चलो ठीक है 20 लाख में। तो कहा कि 20 लाख मेरे खाते में आ जाएगा कि नहीं? कह रहे हाँ खाते में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप 20 लाख का एक बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप 20 लाख का एक बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक होता है कि शैडो अमाउंट होता है, आपके खाते में पैसा रहेगा पर वो आपको दिखेगा नहीं। अब आप लोगों को पता ही नहीं कि ये कैसे होता है, ठीक है। हाँ कुछ आपके जैसे फंड वगैरह करते हैं तो शैडो अमाउंट होता है कि आपके खाते में होगा पर आपको दिखेगा नहीं। दिखेगा मतलब वो शो नहीं करेगा, आपके जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग है, आपकी शेविंग है इस तरह से। तो ऐसे ये है कि सैंक्शन हुआ 20 लाख का, मगर यूज नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बताया गया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 लाख का करेंगे, सिर्फ 2 लाख का करेंगे। तो जो ऋण आवेदक है उसको असल में वो कितने का उपभोग कर रहा है? वो 2 लाख का कर रहा है, ठीक है। आवेदक दिया था कि 50 लाख का, स्टेप फर्स्ट भी यहां लिख लो जी। जो एप्लीकेशन दिया था वो दिया था 50 लाख का, ठीक है। ये तो स्टेप फर्स्ट था हमारा, ये स्टेप सेकंड था, दिख रहा है कि नहीं? स्टेप 3, स्टेप 4। पहले में आपने एप्लीकेशन दिया 50 लाख का, तो बैंक की आपकी बात बनी, पटरी खाई कि ठीक है आपको जो है साख परीक्षण करने के बाद हम आपकी ग्रेड जो है 40 लाख तक मानते हैं, आपकी वैल्यू 40 लाख तक मानते हैं कि हम आपको 40 लाख तक लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 40 लाख में काम चलाएंगे। और जब बात मैनेजर तक पहुंची, उन्होंने कहा नहीं यार 40 लाख ना दो, अभी सैंक्शन किया 20 लाख। तो कहा चलो 20 लाख में ही काम चला देते हैं। तो कहा 20 लाख, फिर चिंता हुई कि 20 लाख मेरे खाते में आएगा कि नहीं? कि नहीं, हाँ खाते में तो आएगा 20 लाख, मगर वन टाइम यूज नहीं कर सकते हैं, आपके 20 के 20 लाख रुपए फुर कर दिया एकदम, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। तो असल में जो ऋण आवेदक है, जिसने ऋण के लिए आवेदन किया, तो उसने यूज कितने रुपए का किया? वो 2 लाख का। तो वो ब्याज 20 लाख पे देगा या 2 लाख पे देगा? बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो 2 लाख बता रहे हैं? 2 लाख वाले कोई नहीं। 20 लाख वाले, अबे भाई 20 लाख पे क्या देगा? 2 लाख पे देगा ना। 20 लाख का यूज थोड़ी किया है, वो तो उपभोग 2 लाख का कर रहा है ना। तो खाते में आ गया, यूज थोड़ी ना कर रहा है। नहीं वो शेडो अमाउंट है ना, इससे तो बोला जा रहा है वो शेडो अमाउंट है। नहीं वो निकालेगा तो फिर बैंक से फिर से अनुमति लेना होगा। तो जो यूज कर रहा है उसी पे ब्याज लगेगा, और बैंक को जो ऋण मिलता है, ब्याज मिलता है, ऋण पर ब्याज मिलता है, वो इस वितरण राशि पर मिलता है, समझे कि नहीं? 20 लाख पे नहीं लगेगा, मतलब लगेगा कहने का मतलब ये है कि जितने का यूज किया उतने पे लगेगा, जितना उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उतने पर लगेगा, समझे? जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ना कि जितना सैंक्शन हुआ। सैंक्शन पे नहीं लगेगा, सैंक्शन अमाउंट पे नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट पे लगेगा, समझे? लिख लीजिए इसमें।
तो इसमें फायदा बैंक का होगा या ग्राहक का, जो मतलब ऋण लेने वाला आवेदक है? दोनों का ही फायदा है। नहीं, बैंक को तो ऋण मिल रहा है और जो है ऋण आवेदक को क्या है कि ठीक है हमारा काम 2 लाख में, चलो अब चला रहे हैं तो 2 लाख पे ब्याज लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि खाते में 20 लाख पड़े 20 पे लग रहा है ब्याज, तो उसको क्या फायदा कि 20 निकाल भी नहीं सकते हम और वहां ब्याज ले रहे हो, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी नहीं। भाई आपके खाते में 20 लाख रुपए हैं और 20 लाख में से आप जो है सिर्फ 2 लाख का इस्तेमाल कर रहे हो और 18 लाख आप निकाल ही नहीं पा रहे हो और ब्याज लग रहा है फिर उन 18 लाख पे भी, तो गलत बात है कि नहीं? आप नाराज हो जाओगे नहीं यार ये सब लोन के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। बैंक भी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अमाउंट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको नीड होगी, दरअसल इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको फिर से पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी लोन के लिए, स्टेप 1 से नहीं, ये आपके पास रखा है रिजर्व, मान लीजिए ये रिजर्व फ्यूल है, ठीक है। जैसे नीड पड़ी आप तुरंत जो है बता सकते हैं कि हाँ इतना चाहिए, तो लिख लीजिए इसमें, इसी में लिखना वितरण वाले में, सिर्फ वितरण ऋण राशि पर, सिर्फ वितरण ऋण राशि पर बैंक ब्याज मांगता है, बैंक ब्याज मांगता है। पूरे अनुमोदित ऋण, पूरे अनुमोदित ऋण या अधिकृत ऋण पर ब्याज नहीं मांगता। पूरे अनुमोदित ऋण या अधिकृत ऋण पर ब्याज नहीं मांगता। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि एक बैंक जो है किस ऋण राशि पर ब्याज मांगता है और उसमें ऑप्शन दे दिए कि ऋण आवेदक द्वारा निवेश प्रमाण पत्र में जारी की गई या मांग की गई राशि उस पर, दूसरा बता दिया कि जो अप्रूवल हुई उस पर, तीसरा में बता दिया कि जो सैंक्शन हुई उस पर, और चौथे में बता दिया जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उस पर। तो आप क्या लगाओगे? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये नहीं कि अप्रूवल हो गया इस पे लगा दें और जो है एकदम बड़े खुशी खुशी जो है 40 लाख वाला जो है अपना सपने लेके बैठे, समझे। तो बैंक भी जो है बड़ा संभल के काम करती है कि नहीं, मगर फिर भी क्या है चकमा खा जाती है, धोखा मिल जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया। कल से आज तक क्लियर हो कि नहीं? तो ठीक है, आज जो है अब कुछ नया पढ़ लेते हैं, साख एवं मुद्रा के कुछ जो है मैथमेटिकल जो है टर्म्स हैं उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा, साफ कर दें इसको, ठीक। तो कितने लोगों ने रिवीजन किया? कल बताया था ना कि आपको रिवीजन करके आना है जरूर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जो है रिवीजन एकदम नहीं किया होगा, ठीक है, किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है।
तो रिवीजन करना विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा पाप कहलाता है। ये आप लोगों से ज्ञान की प्राप्ति हुई है क्योंकि आप करते ही नहीं हो रिवीजन, ठीक है। और फिर बता रहा हूँ, जो कल हम क्लास करेंगे पढ़ेंगे तो बैंक फ्रॉड के बारे में देखेंगे, तो रिवीजन करना उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आज की क्लास तो रही नहीं, कल की भी वो जो उससे पहले हुई हैं वो सारी चीज पढ़ लेना, ठीक है। रोगग्रहण या बीमार संस्थाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्या है, एक बैंक घोटाले को पूरा अगर गहनता से समझने के लिए अगर उसके एक एक स्टेप को समझना अगर पड़ा हमें, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं फिर जो है आपको ये छोटी छोटी बातें बताऊं कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, रोगग्रहण संस्थाएं क्या होती है। हाँ, जिक्र कर दिया जाएगा, पर यहाँ आप सोचो कि सर प्लीज एक बार फिर से डिटेल में बता दीजिए, तो वो फिर आपका बेनिफिट भी नहीं है कुछ, क्योंकि आप अगर जब किसी चीज को पढ़े हुए को अपने माइंड में नहीं रख रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर ये आपका टेंशन है। ये कल भी अगर उसको बता दिया जाएगा, फिर परसों आप बोलोगे कि सर कोई नया टॉपिक मिला कि सर फिर से बता दीजिए उस चीज को, ठीक है। तो रिवीजन क्या करो। तो बात कर लेंगे कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है, उसकी बात कर लेंगे। उच्च शक्ति मुद्रा इंग्लिश में इसको हाई पावर्ड मनी लिख दें, हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी क्या है, तो इसका मतलब ये है कि एक बैंक जो है जिस मुद्रा राशि पर साख सृजन करता है, तो वो क्या होगा, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा। मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, बैंक का भी तो ये होता है ना कि किस बैंक की साख सृजन करने की क्षमता कितनी है, किस बैंक के पास कितना पैसा है। सभी बैंकों के पास तो बराबर पैसा नहीं होगा, कुछ बैंक ऐसे होंगे कि वो जो है अपना दम ही तोड़ दिए होंगे, कुछ ऐसे बैंक है कि जिनके पास पैसे की भरमार है। जैसे प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें तो पैसा ठीक ठाक होता है, फैसिलिटीज भी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि बैंक है आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना होगा ना, हाँ, इसमें इतनी सी लगी हुई है कि सारे में पैसा ही पैसा है, कैश 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 एकदम। और सबसे ज्यादा घाटे में यही रहा था, घाटे मतलब बैंक फ्रॉड में सबसे ज्यादा राशि इसी बैंक की लगी, समझे। तो ये भी क्या है, बैंकों की साख सृजन होती है कि एक बैंक जो है जिस मुद्रा राशि पर साख सृजन करता है उसी को क्या बोलते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा। तो इसमें लिखेंगे जिस मुद्रा राशि के आधार पर, जिस मुद्रा राशि के आधार पर एक बैंक साख सृजन करता है, एक बैंक साख सृजन करता है, उसे क्या बोलते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा, उच्च शक्ति मुद्रा बोलते हैं। अब अगर इसकी दूसरे शब्दों में बात करें कि एक जिस मुद्रा राशि के आधार पर एक बैंक जो है साख सृजन करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, साख सृजन
बैंक अपनी रेपुटेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि जो ऋण आवेदक होते हैं उनके पास ही पैसा नहीं होता है, उनके पास ही पैसा होता है। हो सकता है कि वो अपनी जो है उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना चाह रहे हो, निवेश करना चाह रहे हो। तो ऐसे में क्या है, अगर किसी ऋण आवेदक को काफी बड़ी राशि चाहिए ऋण की, मान लीजिए कि 7,000 8,000 करोड़ रुपया चाहिए एक बैंक से, तो सामान्यतः ये बात सोच के 7-8 करोड़ रुपए तो बैंक के पास होंगे नहीं ना, एक साथ तो होंगे नहीं। एक सर्कुलेशन से भले ही उसको मिल जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि चलो भाई इतने का सैंक्शन कर देते हैं, इतने का अप्रूवल कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इतने का होगा, मतलब आपका भी काम ना रुके और मामला डिस्टर्ब भी ना हो बैंक का। यही चीज ना, एक साथ इतना पैसा कैश कहां से आ जाएगा। तो यही प्रक्रिया होती है कि साक्ष्य सृजन का मतलब यहां बैंकों से ये है कि जो बैंक के पास उपलब्ध या नगद राशि है उससे ज्यादा अनुमोदन कर देना, उससे ज्यादा ऋण का अनुमोदन कर देना। कहने का मतलब ये है, आप सीधे शब्दों में कर दीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास अल्टो गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, ठीक है, और वो 14 फरवरी को वादा कर दे कि तुमको जो है बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर में जो है बैठा के लेके जाऊंगा। तो अब सोचिए अल्टो से फॉर्च्यूनर पे कैसे आ जाएगा, एकदम से आ तो नहीं सकता, या तो डाका डाला होगा वो अलग बात है, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं करेगा। हो सकता है कि किसी अपने दोस्त उससे मांग ले कि प्लीज यार जो है तेरे पास फॉर्च्यूनर है, प्लीज दे देना यार, उधार दे देना कुछ घंटों के लिए, यही तो करेगा। या हो सकता है किराए पे ले ले, और फॉर्च्यूनर किराए पे तो नहीं देगा कोई अपनी। तो क्या है कि संबंध अच्छे होंगे किसी से, तो चलो भैया ठीक है तुम ले जा यार घंटा भर के लिए। तो यही चीजें क्या है, वो दिखावा तो है ही। साख बना रहा है कि नहीं, अपनी साख बना रहा है कि हमारी साख बन जाएगी जी उनके सामने। कभी अल्टो में घूमते थे, आज फॉर्च्यूनर में बैठ गए, और फिर हवाई यात्रा, ख्याली पुलाव बनेंगे। तो यही चीज होता है, कहने का मतलब ये क्या है, साख दिखानी है। तो बैंक भी यही करता है कि प्लीज आप हमारे यहाँ से बताइए कितना लोन चाहिए आपको, तो वो कहेगा 7,000 करोड़। तो कहेगा ओ माय गॉड 7,000 करोड़, क्या कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कस्टमर बढ़ रहे हैं, रेपुटेशन बढ़ रही है, साख बढ़ रही है, ठीक है। तो यही है कि बैंक की साख सृजन, इसका मतलब है, इसमें भी लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहो तो, अर्थात उपलब्ध नगद राशि से, अर्थात उपलब्ध नगद राशि से, जो बैंक के पास उपलब्ध नगद राशि है उससे क्या है, अधिक मात्रा में ऋण का अनुमोदन करता है। नगद राशि से अधिक मात्रा में ऋण का अनुमोदन करना, ये क्या आ जाएगा एक बैंक के लिए, साक्ष्य सृजन। और यही क्या है, उस बैंक की उच्च शक्ति मुद्रा है, हाई पावर्ड मनी। तो क्लियर हुआ कि नहीं, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है, ठीक है, हुआ है कि नहीं, मुंह देखा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा आल्टो जो है आपकी वो नगद है, ठीक है, और फॉर्च्यूनर जो आप लिए हैं वो क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा है। अब हो गया, तो पहले भी यही बताए थे बेटा, वो आया नहीं था, कह रहे वो आया नहीं था, अब आ गया, ठीक है। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिखिए, जिस मुद्रा राशि के आधार पर जिस मुद्रा राशि के आधार पर एक बैंक साख सृजन करता है, एक बैंक साख सृजन करता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे
अर्थात उपलब्ध नगद राशि से, अर्थात उपलब्ध नगद राशि से अधिक मात्रा में ऋण का अनुमोदन करता है। ऋण का अनुमोदन करता है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। उसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। अब एक चीज आती है कि साख गुणक या मुद्रा साख गुणक, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, साख गुणक। साख गुणक कोफिशिएंट आप लोगों ने सुना है कि नहीं? है मैथ से कौन पढ़े हैं? अच्छा, मैथ से, ठीक है, बड़े कमावादी हैं। मैथ से, अच्छा, सोच के उठा रहे कि वो मैथ ही था क्या जो पढ़ा है? हाँ, तो देखो, जो महिलाएं हैं उनका रेट ज्यादा है, मैथ उन्होंने ज्यादा पढ़ा है, और आप लोगों ने गृह विज्ञान ना, लड़कों ने गृह विज्ञान पढ़ा है। तो जमाना बदल रहा है, इतनी तेजी से ना बदलो बेटा कि रसोई में सिमट के रह जाओ, फिर पकोड़े तलो। तो मोदी जी सही नहीं किया, मतलब झूठ नहीं कहते हैं। मोदी जी ने स्पष्ट कह रखा है कि पकोड़े तलोगे तुम हो ही लायक नहीं। वो तो बेचारे निकालते हैं वैकेंसी, यहाँ पे नहीं आते हो। मैथ का क्वेश्चन है, उसमें लिख रहे हो कि पकोड़े में इतने ग्राम जो है नमक डाली जाएगी, मिर्च डाली जाएगी। तो साख गुणक की बात कर लेंगे। ठीक है, तो साख गुणक का मतलब इतना सा है कि जो साख एवं मुद्रा, मतलब जो पैसा है, जो नकद है, जो मनी है, ठीक है, प्लस साख का मतलब ये है कि जो आपके पास आवास की स्थिति कैसी है, बताया लेकिन सामाजिक साख, आवास की स्थिति कैसी है, कारोबार में वो वित्तीय फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो ये क्या है, साख में आ गए। तो साख एवं मुद्रा का जो अनुपातिक गुणक है वो क्या है, साख गुणक है। साख एवं मुद्रा का आनुपातिक गुणक। अब मैथ के तरीके से नहीं बता रहे, सिंपल ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, नहीं फिर कहोगे कि 2 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए? हाँ, तो लिख लीजिए साख गुणक के बारे में। तो साख एवं मुद्रा के अनुपातिक गुणक को, साख एवं मुद्रा के अनुपातिक गुणक को साख गुणक कहते हैं। साख गुणक कहते हैं। तो आपके पास मुद्रा ही अच्छी होनी चाहिए कि साख भी अच्छी होनी चाहिए? साख भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नेम एंड फेम दोनों बराबर चलेंगे तब जाके कुछ हासिल करोगे कि नहीं। तो मुद्रा के साथ साथ साख भी अच्छी होनी चाहिए। आपके विजय माल्या अगर दोबारा हाथ पैर जोड़ के आ गया और फिर बैंकों से कहना प्लीज मुझे बर्बाद कर दिया विदेशों ने, मैं वहां बर्बाद हो गया, कि प्लीज फिर से लोन दे दीजिए, मैं फिर से जो है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लगनता से जो है मेहनत करूंगा, इस भारत को जो है
बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। तो बैंक मानेंगे उसकी बात? बैंक तो छोड़ो, यहाँ के जो सरकार है उसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। कि पहले तुमने इतना बड़ा घोटाला किया, पहले इसका भुगतान कीजिए और तब जाके आगे बढ़िए, समझे? तो ऐसे नहीं है। तो जरूरी है साख भी अच्छी हो, मुद्रा तो हो वो, साख भी अच्छी हो, ठीक। तो ये साख गुणक समझ लिया। अब बात कर लेंगे अगर साख गुणक 1 से ज्यादा हो जाए, इसमें क्या गुणक क्या है, इसमें भी ग्रेड का सिस्टम है। अगर साख गुणक 1 से ज्यादा हो जाए तो वो होगी उच्च शक्ति मुद्रा। आप मैथ के टर्म से ये समझ सकते हो कि अगर साख गुणक 1 से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, उच्च शक्ति मुद्रा। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जिस मुद्रा राशि के आधार पर एक बैंक साख सृजन करता है, अर्थात उपलब्ध नगद राशि से अधिक मात्रा में ऋण का अनुमोदन करता है, उसको क्या बोलते हैं, उच्च शक्ति मुद्रा। वही चीज है कि जो है मुद्रा राशि, जो पैसा है उसका साख गुणक जो है 1 से अधिक हो जाए तो उसको उच्च। मान लीजिए कि एक बैंक के पास जो मुद्रा राशि है 100 करोड़ है, मगर वो अपने दम पर, अपनी साख के दम पर अन्य बैंकों से कंसोर्टियम करके, समझौता करके आपको 100 करोड़ की बजाय आपने 500 करोड़ का अगर ऋण मांगा तो 500 करोड़ दे सकता है वो। तो उसकी क्या है, वो साख है कि नहीं, अपने दम पे दे रहा है, वो लीडरशिप कर रहा है, वो बैंकों की लीडरशिप कर रहा है, तो अपने दम पे दे रहा है। तो वही तो क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा है कि नहीं, उसी को उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। तो दोनों, मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों परिभाषाओं को आप अच्छे से समझ लेना। एक तो मुद्रा, दूसरा साख मुद्रा कहते हैं। तो जिस मुद्रा, लिख लीजिए इसके बारे में भी, तो जिस मुद्रा राशि का साख गुणक, जिस मुद्रा राशि का साख गुणक 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, उसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं, उसे उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। अब ये छोटे छोटे शब्द हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। अब एक चीज आती है आरक्षित मुद्रा। आरक्षित मुद्रा, तो यहां लिख दें आरक्षित मुद्रा। रिजर्व मनी, ठीक है। रिजर्व मनी, अब क्या है, ये जो साख, ये उच्च शक्ति मुद्रा की हम बात कर रहे थे, तो क्या ये किसी एक बैंक की होगी या हर बैंक के पास होगी? हर बैंक के पास होगी। भाई हर बैंक चाहेगा कि नहीं कि कस्टमर हमारे ज्यादा आ जाए, हमसे ज्यादा लोन ले जाए। अगर हमसे ज्यादा लोन लिया जाएगा तो उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है, ब्याज मिलेगा कि नहीं। तो बैंक की लेनदारी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। और बैंक की क्षमता क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सिर्फ एक ही बैंक की उच्च शक्ति मुद्रा तो होगी नहीं, अलग अलग सभी बैंकों की होती है। कोई बैंक किससे कंसोर्टियम कर रहा है वो उसका मामला है। फिक्स क्या होगा, इसमें कोई राशि फिक्स थोड़ी ना होती है। आपके पास जितना है, आपने मान लीजिए किसी बैंक के पास 100 करोड़ नकद है और कोई 200 करोड़ लोन लेने के लिए आ गया, और आपको पता है कि हाँ सारे पैमाने पे खरा उतर रहा है, दे भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बैंक अब अपने ग्राहक को लौटाएगा तो नहीं कि नहीं यार हम नहीं दे पाएंगे, प्लीज हमारी औकात जो है सिर्फ 100 करोड़ की है, अगर 100 करोड़ से कम की बात करो तो बताओ, अभी सैंक्शन कर देते हैं।
तो कहेगा नहीं 200 करोड़ छोड़ो, ये घटिया बैंक है, ठीक है, हाँ, तो छोड़ के चला जाएगा। उससे क्या होगा, साख पे बट्टा लगेगा कि नहीं, कि यार देखे कस्टमर आया और धुक्कार के चला गया, कुछ वैल्यू नहीं है। ऐसा क्या है, वो कहेगा नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 200 करोड़ चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, हम 200 करोड़ का इंतजाम करते हैं। और वो अपने सहयोगी बैंकों से कंसोर्टियम करेगा कि भाई इतना लोन जो है हम दे रहे हैं उस व्यक्ति को, तो आप हमारा सहयोग कीजिए, लीडरशिप में वो रहेंगे। तो ऐसी 10-12 बैंकों से थोड़ा थोड़ा अमाउंट लिया और कुल मिला के 200 करोड़ हो गया, तो उसने दे दिया उसको, उसका भी काम चल रहा है और बैंक का भी काम चल रहा है। तो यही होता है कंसोर्टियम। तो इसका मतलब ये तो हम समझ लिए कि हर एक बैंक की हाई पावर्ड मनी अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। और एक देश में सभी बैंकों की हाई पावर्ड मनी का योग वो आरक्षित मुद्रा कहलाता है। एक देश में जितने भी बैंक हैं उन बैंकों की सभी उच्च शक्ति मुद्रा का योग आरक्षित मुद्रा कहलाता है। समझे कि नहीं? हाँ, कहने का मतलब ये, आपने आल्टो उसको मन कीजिए, आप लोग इतना भी ध्यान रखा करो कि आप जब इतनी या तो ऐसी मुद्रा में चले जाते हो आप कि आपको एहसास ही नहीं होता कि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो हम बात कर रहे थे उच्च शक्ति मुद्रा। अलग अलग बैंकों की अलग अलग अपनी अपनी उच्च शक्ति मुद्रा होती है, और एक देश में जितने भी बैंक हैं उन सब की उच्च शक्ति मुद्रा का योग वो आरक्षित मुद्रा कहलाता है, रिजर्व मनी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो आपके पास ऑल्टो थी और आपने फॉर्च्यूनर का वादा कर दिया था, तो कहने का मतलब ये वादा तो इसलिए किया था, आप लेके तो आए फॉर्च्यूनर, चाहे कहीं से भी लेके आए, कहीं से भी जुगाड़ किया आपने। और ऐसा नहीं है, और लोग भी तो वादा कर रहे होंगे कि नहीं, और लोग भी कर रहे होंगे। किसके पास बाइक होगी उसने कह दिया हो कि मैं आल्टो जो है मैं घुमाऊंगा, तो आपकी आल्टो कहीं और चली गई, उसकी फॉर्च्यूनर कहीं और आ गई, ठीक है। उसने कहा हुआ कि हम जो है आपको लैम्बोर्गिनी में घुमाएंगे, तो वो किसी और से लैम्बोर्गिनी लेंगे। तो जुगाड़ चलते रहते हैं कि नहीं, काम सबके चल रहे हैं। तो यही चीज है कि सबकी अलग अलग क्या है, उच्च शक्ति मुद्रा है, और एक देश में सभी बैंकों की उच्च शक्ति मुद्रा का योग क्या कहलाएगा, आरक्षित मुद्रा। समझे कि नहीं? अब इसको साफ कर दें बेटा। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक देश में, एक देश के सभी बैंकों की उच्च शक्ति मुद्रा का योग क्या कहलाता है, आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी। तो आरक्षित मुद्रा का एक सिंबल होता है इस तरह से। तो हमने क्या लिखा था कि आरक्षित मुद्रा क्या होती है। अब इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, ठीक है। HPM ना लिख के H से डिफाइन कर दें, ठीक है। इसको हम पूरे को H से, H मतलब हाई से आप समझ जाओगे, ठीक है। ये हम अपनी समझने के तौर पे लिख रहे हैं, लिखने को आप पूरा HPM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाई पावर्ड मनी। हम शॉर्ट में करना चाह रहे हैं। तो आरक्षित मुद्रा को हमने क्या कहा कि एक देश के सभी बैंकों की उच्च शक्ति मुद्रा का क्या है, वो योग है।
समीशन है किसका? हाई पावर रेट का। समझे कि नहीं है? ये आपकी दुकान की जलेबी। वो कह रहे ये क्या है बेटा? हाँ, मैथ वाले कितने लोग हैं? समीशन नहीं कहते? इसका मतलब क्या है? योग को डिफाइन करता है, सम को डिफाइन करता है। ठीक है, सम मतलब योग, SUM, योग, SOM नहीं, ये वाला नहीं बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुछ कुछ होता है। ठीक है, वो अलग है। इस सम का मतलब योग है, समीशन। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग होता है, वो समाकलन होता है, उसका साइन अलग होता है। उसका साइन होता है जैसे 99 डसा और 3 पे आ गए। हाँ, समाकलन ना, समाकलन वो अलग चीज है। खैर, हम इस पे ध्यान दें, बाकी सांप सीढ़ी अभी नहीं। तो सी सेट में तो बेटा मुझे लग रहा है कि आप सी सेट जो है एकदम धज्जे उड़ा दोगे सी सेट की। ठीक है, अरे कुछ तो पढ़ा होगा आपने। हाँ हाँ, वही तो इसको समझ लीजिए कि आरक्षित मुद्रा किसकी योग के बराबर होती है? वो उच्च शक्ति मुद्रा। तो इसमें लिखोगे, लिख लीजिए। हाँ बेटा, अभी लग रहा है कि हाँ लिख तो लिया, कुछ अलग हो तो लिखाओ। ठीक है, अब तो बड़े तीर चलाओगे और कल कोई पूछ ले जाएगा तो कान खुजाओगे। नहीं कि बताया तो था सर, क्या था अब समझ नहीं आ रहा, सिनॉप्सिस ही था। नहीं, फिर कहोगे कि सिनॉप्सिस ही बताते हैं, डिटेल में तो लिखाते नहीं है। फिर कहते हो कि लिखा दिया करो सर थोड़ा सा। अब लिखा रहे हैं तो कह रहे कुछ नया बताओ। तो नया क्या इसमें लिख लूं? नया बताया तो उसको बोला कि ये है क्या? ठीक है, तो लिख लो बेटा, ये लिख लीजिए। एक देश के सभी बैंकों की, एक देश के सभी बैंकों की उच्च शक्ति मुद्रा के योग को उस देश की आरक्षित मुद्रा कहते हैं। उस देश की आरक्षित मुद्रा कहते हैं। उस देश की आरक्षित मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, शक्ति मुद्रा किसकी होती है? बैंकों की। उच्च शक्ति मुद्रा बैंकों की होती है और आरक्षित मुद्रा किसकी होती है? देश की। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझे? अब आपने पढ़ा CRR, पढ़ा था कि नहीं? कैश रिजर्व रेशो। तो CRR को अगर हम कम करेंगे तो जो साख है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हाँ, विस्तार होगा, बढ़ेगी। ठीक है, और जब साख बढ़ेगी तो उच्च शक्ति मुद्रा की मात्रा कम होगी या बढ़ जाएगी? बोलो, कम वाला कौन है? हवा में बातें कर रहे हैं क्या? अभी जब आपकी साख अच्छी होगी तो कहने का मतलब क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा अच्छी हुई कि नहीं? तो वही चीज तो है, जब साख का विस्तार हो रहा है आपका तो उच्च शक्ति मुद्रा स्वतः ही बढ़ेगी जी, और CRR को आप कम कर रहे हो। आप भी ना अभी पढ़े हो पूरा डिटेल में। अब ये मत कहना कि CRR क्या था, अब मुझे भी नहीं पता CRR क्या था।
ठीक है। हाँ, अच्छा हवा में रहते हो नहीं रिवीजन करोगे तो मत मत करो रिवीजन। हाँ, नगद आरक्षित अनुपात पढ़ा था कि नहीं, कैसे जब रेशो, ठीक है। तो अगर हम CRR को कम करेंगे तो इससे क्या होगा, शाख का विस्तार होगा कि नहीं, और शाख के विस्तार से अगर बात करें तो उच्च शक्ति मुद्रा बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। एक रिलेशन ये निकाल लीजिए, अब समेटो बेटा, अब लापरवाही दिखाओ, कैसे दिखाओगे, रिवीजन तो करना है। मैं तो फिर बार बार कह रहा हूं, पहले भी कहा कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी पढ़ाई और समय व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। ये तो ये वो काम कर रहे हो आपके आगे दौड़ और पीछे छोड़, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे दौड़ो भी और पीछे छोड़ो भी नहीं, निपटाते चलो एक साथ, रिवीजन करते चलो। रोज खाना खाते हो कि नहीं, तो जैसे कौन कह रहा नहीं खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं क्या, हाँ? गोलगप्पे भी नहीं खाते होंगे आप, गालियां खाते होंगे, ठीक है। गालियां इतनी खा लेते होंगे आपका पेट भर जाता होगा कि नालायक ना तो पढ़ता है और ना ही कुछ करता है। कह रहा है रोटी भी नहीं खाते हैं। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है बेटा। जिस तरह से आपको भोजन की नीड होती है उसी तरह से यूपीएससी रिवीजन मांगती है कि अब रिवीजन करोगे तब सफलता मिलेगी, तब एनर्जी आपके अंदर रहेगी। देखो, अगर आपके पास नॉलेज होगी, रिवीजन आप कर रहे हो, नॉलेज होगी, तो आपके अंदर अलग ही जो है कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका लेवल ही जो है कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा। आप क्लास में आपको नहीं डराओगे, कहीं से पूछ लो जी, पड़ोसी कहेगा यार बताया तो उसको पता ही नहीं, आप ये बता दो कि उस दिन की क्लास में बताया था सर ने, ये देख उस पेज पे लिखा है, उस लाइन में लिखा है, फिर आपका मुंह देखेगा कि नहीं वो, और बड़ी गौर से आपका चेहरा रहेगा कि मेहनत करने लगे क्या, कह रहे हैं हम तो सुधर गए, अब तुम भी सुधर जाओ। नहीं, और जो छिचोरापन कर रहे थे उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, ठीक है। वो इधर उधर दाएं बाएं देखते रहते हैं, लंबे बाल बना लेते हैं, और रोक लेंगे, कुछ जो है छोटे बाल वाले हनी सिंह बन जाएंगे, कुछ गजनी बन जाएंगे कि इंप्रेशन अच्छा होगा। कोई इंप्रेशन नहीं होता है, कोई इंप्रेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। और कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना टकले हो जाओ पहले ही, वो पता नहीं किससे तुलना करते हैं, टकलों की बेटा मौज आ रही है, समझे। तो लिख लीजिए, इतना हो गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। शाख ग्रेड या अंक प्रमाण पत्र जारी करने वाली, शाख अंक या ग्रेड प्रमाण पत्र जारी करने वाली, कैश रेटिंग सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तथा इन संस्थाओं द्वारा शाख परीक्षण
के दो दो फायदे व नुकसान बताइए। दो दो फायदे व नुकसान बताइए। ठीक है, कर लेंगे क्वेश्चन की नहीं, आसान है। और एक क्वेश्चन वो लिख लीजिए, हाँ रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख लीजिए, ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया को, ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया को सविस्तार उदाहरण सहित समझाइए। सविस्तार उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, दोनों आसान है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और रिवीजन कर लेना बेटा, कल जो शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे से, नया टॉपिक मतलब वो बैंक फ्रॉड वाला रहेगा। ठीक है, और हाँ कल क्या है, कल तो टेस्ट भी है ना आप लोगों का? क्यों, उसमें लिखा था क्या, शेड्यूल में मिला था क्या? तो टेस्ट है उसमें? हाँ तो वो तो एक क्लास थी। ठीक है, जाइए आप लोग।